उत्तर प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के लिए आपकी भर्ती जो होनी है उसको कहा जाता है LT ग्रेड टीचर भर्ती। अब LT ग्रेड टीचर भर्ती के लिए जो है पिछले 2 वर्षों से जो है सरकार का वादा रहा है कि सहायक टीचरों की भर्ती की जाएगी। उसके लिए ही आयोग ने अब तेज़ी दिखाते हुए अधियाचन जारी किया है। अब इस अधियाचन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य है कि कितने टीचर्स की आवश्यकता है राजकीय कॉलेजों में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उनकी जो डेटा आयोग को मिलेगा उसके आधार पर आपकी जो है यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक संभावना है लगभग 12,000 टीचरों की जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। यदि सरकार पूरी की पूरी यहाँ पर भर्ती निकालती है तो वैकेंसीज आपकी जो है यहाँ पर देखिएगा 12,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो सहायक टीचर होते हैं इसमें कुल मिलाकर के आपके जो है लगभग 11 सब्जेक्ट के लिए ये जो पोस्ट है, ये जो फॉर्म है ये निकाले जाते हैं और इसमें 11 सब्जेक्ट के अलग अलग आपके जो है एग्ज़ाम्स होते हैं और सभी जो कैंडिडेट्स इसमें प्रतिभाग करते हैं वो अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके करते हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनेगा, कौन अभ्यर्थी किस में योग्य होगा, ये भी आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो उससे पहले हम जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से होगा। लेकिन पहले जो है आपकी आयु सीमा के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो आपकी आयु सीमा है वो कितनी मांगी जाती है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सामान्य जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष तक आपकी जो है मान्य की जाती है। ये जो एज लिमिट है ये 21 से 40 है। कम से कम आपकी आयु 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम में आपकी 40 होनी चाहिए। अब इसमें जो कैंडिडेट्स हैं OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अतिरिक्त आयु। फीमेल कैंडिडेट्स है या आप जो हैं SC या ST से हो तो आपको जो है यहाँ पर और दी जाती है 5 वर्ष की छूट। तो कुल मिलाकर के SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 45 वर्ष तक उनको जो है आवेदन में अपना जो फॉर्म है उसको भरने के लिए मौका दिया जाता है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशंस को लेकर के यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए आपके पास जो है देखिएगा ये मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। एक तो स्नातक हो आपको होना चाहिए पूर्ण रूप से कंप्लीट, और स्नातक में कम से कम आपके जो मार्क्स हैं वो 50% हो, या SC या ST कैंडिडेट्स हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 45% तक भी वैलिड कर लिए जाते हैं। तो 50% से अधिक यदि आपके मार्क्स हैं स्नातक में। अब आगे की थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें जो मान्य किया जाएगा वो किया जाएगा B.Ed जो है उसमें भी आपके जो है कम से कम 50% होना चाहिए, और SC या ST के लिए वही है कि कम से कम 45% आपके होने चाहिए B.Ed में भी, तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। अब एक सवाल आएगा और कमेंट्स में भी आ सकते हैं, तो उसके पहले ही मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। क्या CTET या UPTET भी इसमें मांगा जाता है? तो देखिएगा इसमें CTET या UPTET क्वालिफाई कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं है, इसमें मांगा नहीं जाता है। केंद्र सरकार की नौकरियों में हालांकि मांगा जाता है जूनियर स्तर का आपका CTET हो, लेकिन यूपी के अंदर जो है CTET या UP टेट का कोई महत्व नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मुख्य योग्यताएं हैं वो देखेगा स्नातक में आपके पास 50% होना चाहिए और B.Ed में आपके पास 50% होना चाहिए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका किस प्रकार से बनेगा और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात की जाए तो इसमें क्या है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा रिटिन एग्जाम्स के आधार पर। रिटिन एग्जाम जो आपका होगा उसमें होंगे आपके 2 पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपसे जो है सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा और पार्ट 2 में आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप फॉर्म भरते हो उसके क्वेश्चंस आएंगे। अब पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों का जो पेपर है वो देखिएगा पेपर आपका एक ही होगा। पेपर क्या होगा आपका एक ही होगा और उसी में जो है 2 पार्ट आएंगे। पेपर एक ही होगा लेकिन उसके पार्ट जो है 2 होंगे। अब पहले पार्ट में भी आपको कम से कम 40% करना जरूरी है
और दूसरे पार्ट में भी आपको कम से कम 40% करना जरूरी है। जो कैंडिडेट पहले पार्ट में 40% करेगा उसका ही दूसरा पार्ट जो है आयोग चेक करेगा और आपको जो है आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। तो कम से कम ये 40% वाला जो टारगेट है ये जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और 70% कैंडिडेट जो है इसमें फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपने जो है अभी कुछ समय पहले ही प्रवक्ता भर्ती हुई थी, यूपी पीएससी के माध्यम से ये भर्ती निकाली जाती है। तो इसमें जो इसकी सामान्य अध्ययन की नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है। आमतौर पर साधारण स्टूडेंट्स इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहीं से आपका जो है आगे के लिए प्रोसेस होती है। यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, भले ही आपका सब्जेक्ट कितना भी मजबूत है, तो आपको सिलेक्शंस नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें पिछली बार भी क्योंकि 2018 में भर्ती हो चुकी है, तो उसमें कैंडिडेट जो है ज़्यादातर इसी में फेल हुए थे। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के संबंध में और इसकी जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उसके बारे में। तो कट ऑफ और सब्जेक्ट कम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की दिक्कतें आती हैं। किन्हें दिक्कत आती है? एक तो आपको जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनको दिक्कत आती है, वो फॉर्म भरने में विचलित होते हैं। दूसरा होता है आपको एसएसटी के कैंडिडेट्स और तीसरा होता है आपको हिंदी भाषा के कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर साइंस को आप जो है ध्यान से समझेंगे। फिजिक्स आपके पास यदि ग्रेजुएशन में है कोई 2 वर्ष और केमिस्ट्री आपके पास भी कोई 2 वर्ष कम से कम ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तो आप जो है साइंस के लिए योग्य हो। अब काफ़ी कैंडिडेट्स बायो वाले होते हैं, तो बायो वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वैकेंसीज निकलती है अलग से। तो कुल मिलाकर के साइंस में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी समय पहले ऐसा भी विवाद उठा था कि बायो के लिए अलग से वैकेंसी नहीं निकली थी, तो बायो वालों को भी जो है इसी साइंस के पेपर देने पड़ते थे। तो कुल मिलाकर के यदि साइंस की इस तरीके की बात आती है, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें फिर बायो के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में संभावना यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग से साइंस के लिए वैकेंसीज होंगी और बायो की अलग से होंगी। एसएसटी की बात की जाए तो इसमें आपके जो हैं 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से होते हैं। इतिहास आपका होता है, भूगोल आपका होता है और अर्थशास्त्र आपका होता है, और चौथा जो सब्जेक्ट है वो होता है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आपसे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस जो आएंगे, कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, उसी के क्वेश्चंस आएंगे। कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। कब होने चाहिए? ग्रेजुएशन में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में, यूजी में आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इन चारों में से, तभी आप जो है एसएसटी के लिए योग्य हो। उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के लिए जानकारी दे दूं कि हिंदी के लिए आपके पास जो है संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ आपके पास जो है हिंदी होनी चाहिए, तो आप जो है हिंदी के लिए योग्य हो। 12th में भी आपके पास जो है हिंदी होनी चाहिए, तभी आप जो है हिंदी के लिए मान्य किए जाओगे। यदि आपने 12th में हिंदी नहीं ली है और आपने जो है ग्रेजुएशन में संस्कृत या हिंदी के साथ कर ली है, तो आपको जो है इसमें वैलिड नहीं किया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा कट ऑफ को समझ लेते हैं। तो कट ऑफ के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 70% क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपको जो है सिलेक्शन कितने अंकों पर मिलेगा। तो इसमें इस तरीके से जो है यहाँ पर व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस वगैरह जो भी है आपकी कॉमर्स, उनकी जो वैकेंसीज होती हैं, आवेदन होते हैं, पेपर होता है, उसके आधार पर इसकी कट ऑफ बनाई जाती है। तो कट ऑफ जहाँ तक मामला है 65% के आसपास आपकी रहती है ज़्यादातर सब्जेक्ट की। तो ये कुल मिलाकर के बात ये है कि दोनों पार्टों को आपको जो है मजबूत रूप से तैयार कर लेना चाहिए, तभी आप जो है इसके अंदर क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें जो है इंटरव्यू की व्यवस्था जो है फिलहाल की कंडीशन में नहीं है, तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा। उसके बाद आपकी 2022 में यदि नई शिक्षा नीति लागू होती है तो फिर इसमें इंटरव्यू का भी प्रावधान है, लेकिन इस भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये जो भर्ती है वो शिक्षा नीति की लागू होने से पहले ही आपकी आ जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।